चलिए वापस से आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश की जो जीके हम एमसीक्यू सीरीज हमने स्टार्ट की थी, आज हम वापस से इसमें 20 क्वेश्चंस को डील करेंगे। आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे अपने मार्क्स बताइए कि 20 में से आप कितना स्कोर कर रहे हैं। तो चलिए एक एक करके हम क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा पुरस्कार खेलों से संबंधित नहीं है। तो हमें ये बताना है कि इन अवार्ड्स में से मध्य प्रदेश का कौन सा अवार्ड स्पोर्ट्स से यानी खेलों से संबंधित नहीं है। क्या वो विक्रम अवार्ड है, क्या वो विश्वामित्र अवार्ड है, क्या वो एकलव्य अवार्ड है, क्या वो शिखर अवार्ड है। तो ये चारों ही अवार्ड्स मध्य प्रदेश के हैं, लेकिन जो गेम्स में, जो गेम्स वाली फील्ड में, जो खेलों के खेल से संबंधित जो पुरस्कार है वो आपका विक्रम अवार्ड भी है, विश्वामित्र अवार्ड भी है और एकलव्य अवार्ड। लेकिन जो शिखर अवार्ड है ये मध्य प्रदेश का अवार्ड है, सम्मान है, लेकिन खेल से संबंधित नहीं है। ये स्पोर्ट्स की फील्ड में नहीं दिया जाता है। ये मध्य प्रदेश के जो कलाकार होते हैं, साहित्यकार, मध्य प्रदेश के कलाकार और साहित्यकार को दिया जाता है। किसको दिया जाता है शिखर सम्मान? जो मध्य प्रदेश के, याद रखना, एमपी के जितने भी कलाकार हैं, एमपी के जितने भी साहित्यकार है, जितने भी लिटरेटर है, उनको शिखर सम्मान दिया जाता है। और ये कुल 9 फील्ड्स में दिया जाता है। कितने क्षेत्र में? 9 फील्ड्स में दिया जाता है। ये जैसे संगीत हो गया है, नाट्य हो गया है, इस तरीके की सारी फील्ड्स में दिया जाता है कौन सा? शिखर अवार्ड, शिखर सम्मान। और इन 9 फील्ड में हर की जो राशि है, जो अमाउंट होगी वो होगी 2 लाख रुपीस। 2 लाख रुपए सम्मान के रूप में दिए जाते हैं। उसके बाद एक बार इन तीनों अवार्ड्स को भी देख लेते हैं जो कि मध्य प्रदेश की सरकार खेल में देती है, स्पोर्ट्स की फील्ड में देती है। सबसे पहले विक्रम अवार्ड। जो विक्रम अवार्ड है ये मध्य प्रदेश सरकार का खेल खेल का यानी स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा अवार्ड है। समझ आ रहा है सबको कि जो विक्रम अवार्ड है ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है, खेल अवार्ड है। इसकी शुरुआत कब से की गई? तो जो विक्रम अवार्ड है, जो विक्रम अवार्ड है इसकी शुरुआत की गई थी 1972 से। विक्रम अवार्ड की शुरुआत कब से की गई थी? 1972 से। और इस अवार्ड में कुल कितनी राशि दी जाती है? इस अवार्ड में 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो सबको समझ आ रहा है कि जो विक्रम अवार्ड है, विक्रम अवार्ड सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। इसको शुरू किया था 1972 से और इस अवार्ड में कुल कितनी राशि दी जाती है? 2 लाख रुपए। उसके बाद विश्वामित्र अवार्ड, ये भी मध्य प्रदेश की सरकार इस अवार्ड को देती है। खेल में खेल पुरस्कार है ये। इसकी शुरुआत हुई थी 1995 से 1996 के बीच में। इस खेल की शुरुआत हुई थी 1995 से 96 के बीच में। इसमें भी 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसमें भी 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। और विश्वामित्र अवार्ड बेसिकली जो प्रशिक्षक होते हैं, ट्रेनर्स को दिया जाता है। किसको? ट्रेनर्स को दिया जाता है। उसके बाद है एकलव्य अवार्ड। एकलव्य अवार्ड के बारे में भी देख लीजिए। एकलव्य अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1996 में और इसमें 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो ये कुछ पुरस्कार है जो कि मध्य प्रदेश सरकार देती है। खेलों से संबंधित पूछे तो विक्रम अवार्ड, विश्वामित्र अवार्ड, एकलव्य अवार्ड, ये तीनों अवार्ड्स मध्य प्रदेश गवर्नमेंट देती है। लेकिन जो शिखर सम्मान है, जो शिखर अवार्ड है, ये मध्य प्रदेश की सरकार मध्य प्रदेश के कलाकार और साहित्यकार को देती है। ये टोटल 9 फील्ड्स में दिया जाता है शिखर सम्मान और इसमें 2 लाख राशि दी जाती है। उसके बाद जो विक्रम अवार्ड है जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है, इसकी शुरुआत हुई थी 1972 से और उसमें कुल 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। दूसरा है विश्वामित्र अवार्ड। ये बेसिकली जो ट्रेनर्स होते हैं, प्रशिक्षक होते हैं, उनको दिया जाता है। इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1995-96 के बीच में और इसमें भी 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। तीसरा है एकलव्य अवार्ड। इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1996 में और इसमें 1 लाख रुपीस दिए जाते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भोपाल राज्य के पहले मुख्यमंत्री यानी जो भोपाल स्टेट है उसके फर्स्ट सीएम कौन थे? क्या वो नवाब हसन सिद्दीकी थे? क्या वो शंकर दयाल शर्मा थे? क्या वो विजय शंकर उपाध्याय थे? क्या वो पंडित रविशंकर शुक्ल थे? तो भोपाल राज्य के जो पहले सीएम थे, जो पहले मुख्यमंत्री थे, वो थे आपके शंकर दयाल शर्मा। 1952 में भोपाल में कांग्रेस के प्रतिनिधि थे, कांग्रेस के प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटिव थे, कांग्रेस के प्रतिनिधि थे, रिप्रेजेंटेटिव थे। उसी तर्ज पर ये भोपाल के सीएम बन गए, उसी तर्ज पर ये भोपाल के फर्स्ट सीएम बने। सबको समझ आ रहा है कि 1952 में भोपाल में ये कांग्रेस का प्रतिनिधि थे, कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव थे, तो उन्हीं की तर्ज पर ये भोपाल के पहले सीएम बन गए। इनका जो जन्म है भोपाल में ही हुआ था, इनकी बर्थ प्लेस भोपाल ही है, इनकी बर्थ प्लेस भोपाल में ही है। शंकर दयाल शर्मा भारत के 8th नंबर के वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। शंकर दयाल शर्मा जिनका संबंध मध्य प्रदेश के भोपाल से है, वो भारत के 8वें नंबर के उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और भारत के 9वें नंबर के यानी 9th नंबर के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो हमने क्या क्या चीजें देख ली कि भोपाल राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? शंकर दयाल शर्मा, इनका जन्म स्थान भोपाल ही है। 1952 में जब ये भोपाल में कांग्रेस की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे थे, कांग्रेस के प्रतिनिधि थे, तो इनको पहला सीएम बना दिया गया। ये भारत के 8वें नंबर के उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, साथ ही साथ भारत के ये 9th नंबर के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। उसके बाद एक और चीज आप लोग देख लीजिए कि ये जो शंकर दयाल शर्मा है ये 3 राज्यों के गवर्नर भी रह चुके हैं, राज्यपाल भी रह चुके हैं। अब किन किन राज्य के गवर्नर रह चुके हैं, किन किन राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं, तो वो एक बार देखिए। ये आंध्र प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र के गवर्नर रह चुके हैं। कहाँ कहाँ के? आंध्र प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र। अक्सर प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन जाता है कि जो आपसे पूछ लिया जाएगा शंकर दयाल शर्मा आंध्र प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र और केरल में से कहाँ के राज्यपाल नहीं थे? तो ये केरला के राज्यपाल नहीं थे, बाकी आंध्र प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र के गवर्नर रह चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष बरगद। मध्य प्रदेश का जो राज्य वृक्ष है वो है बरगद। मध्य प्रदेश का जो राज्य वृक्ष यानी मध्य प्रदेश का जो स्टेट ट्री है वो है बरगद और राज्य पक्षी यानी स्टेट बर्ड है दूधराज। स्टेट बर्ड क्या है? दूधराज, जिसे इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर भी कहा जाता है। हमें ये बताना है कि प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है, जो स्टेट एनिमल है एमपी का वो कौन सा है? क्या वो बारहसिंगा है? क्या वो तेंदुआ है? क्या वो सांभर है? क्या वो चीता है? तो मध्य प्रदेश का जो स्टेट एनिमल है वो है बारहसिंगा। मध्य प्रदेश का स्टेट एनिमल राज्य पशु कौन सा है? बारहसिंगा। ये आपको बारहसिंगा आपको मध्य प्रदेश के जिस राष्ट्रीय उद्यान में, जिस नेशनल पार्क में देखने को मिलेगा उसका नाम है कान्हा-कीसली। उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? कान्हा-कीसली नेशनल पार्क में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद ये चीज जानना आपको जरूरी है कि बारहसिंगा का साइंटिफिक नेम क्या है। बारहसिंगा का साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम आपको जानना जरूरी है, तो वो है रूसवर्स। तो वो है रूसवर्स
रूसवर्स दुआओसेली, क्या नाम है? रूसवर्स दुआओसेली, ये साइंटिफिक नेम है बारहसिंगा का। रूसवर्स दुआसेली। तो हमने क्या देख लिया? मध्य प्रदेश का जो नेशनल ट्री है वो है बरगद। मध्य प्रदेश का जो राष्ट्रीय पक्षी सॉरी स्टेट राज्य पक्षी है वो है दूधरा, जिसे हम इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर भी कहते हैं। और जो राज्य पशु है, स्टेट एनिमल है, वो है बारहसिंगा। ये आपको कानाकीसली नेशनल पार्क में देखने को मिलेगा। और बारहसिंगा का साइंटिफिक नेम है रूसवर्स दुआसेली। उसके बाद आगे देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है? यानी कौन सा वाटरफॉल हमें नर्मदा रिवर पर देखने को नहीं मिलेगा? क्या वो भेड़ाघाट वाटरफॉल है? क्या वो कपिलधारा वाटरफॉल है? क्या वो भालकुंड वाटरफॉल है? क्या वो दुग्धधारा वाटरफॉल है? तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि नर्मदा नदी पर कौन कौन से वाटरफॉल है। तो जो भेड़ाघाट जलप्रपात है वो नर्मदा नदी पर है, और ये आपको जबलपुर में देखने को मिलेगा। जो भेड़ाघाट वाटरफॉल है ये नर्मदा नदी पर ही है। कहाँ देखने को मिलेगा? जबलपुर में। जो कपिल धारा वाटरफॉल है ये भी नर्मदा रिवर पर है, और ये आपको देखने को मिलेगा अनूपपुर में। जो दुग्धधारा वाटरफॉल है ये भी नर्मदा नदी पर ही है, और ये भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? अनूपपुर में। लेकिन जो भालकुंड जलप्रपात है वो नर्मदा नदी पर नहीं है। भालकुंड जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है, तो किस नदी पर है? ये है बीना नदी पर। किस नदी पर? बीना रिवर पर है, जो कि किसकी ट्रिब्यूटरी है? बीना नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है, किसकी सहायक नदी है? ये बेतवा की सहायक नदी है। बीना रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, किसकी सहायक नदी है? बेतवा की सहायक नदी है। और ये जो जलप्रपात है आपको सागर जिले में देखने को मिलेगा। कहाँ पर? सागर में। तो हमने क्या देख लिया कि आपको ये बताना था कौन सा नर्मदा नदी पर नहीं है। भेड़ाघाट जलप्रपात नर्मदा नदी पर ही है, ये जबलपुर में है। कपिलधारा जलप्रपात ये भी नर्मदा नदी पर ही है, अनूपपुर में। और जो नर्मदा नदी है उसका उद्गम स्थल, उसका जो ओरिजिन है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से ही होता है, अनूपपुर जिले से। दुग्धधारा जलप्रपात वो भी नर्मदा नदी पर है, अनूपपुर में आपको वाटरफॉल देखने को मिलेगा। लेकिन जो भालकुंड जलप्रपात है वो बीना नदी पर स्थित है, और बीना नदी किसकी सहायक नदी है? बेतवा की। और भालकुंड वाटरफॉल आपको कहाँ देखने को मिलेगा? सागर डिस्ट्रिक्ट में। जो नर्मदा नदी की कुल लंबाई देख लेते हैं, जो कि एमपी में कितनी फ्लो होती है? मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर। यानी मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी कितनी डिस्टेंस फ्लो करती है? 1077 किलोमीटर। लेकिन इसकी टोटल लेंथ है, इस नदी की टोटल लेंथ है 1312 किलोमीटर। नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। लेकिन एमपी में कितनी बहती है? 1077 किलोमीटर। आगे देखें, मध्य प्रदेश के किस दुर्ग को भारत का जिब्राल्टर की संज्ञा प्रदान की गई है? मध्य प्रदेश के किस फोर्ट को इंडिया का जिब्राल्टर कहते हैं? क्या वो ग्वालियर के दुर्ग को, क्या वो मांडू के दुर्ग को, क्या वो मंदसौर के दुर्ग को, या फिर चंदेरी के दुर्ग को? तो जिस फोर्ट को, जिस दुर्ग को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है वो है ग्वालियर का दुर्ग। किसे? ग्वालियर फोर्ट को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। ग्वालियर फोर्ट को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। इसे भारत का रत्न भी कहा जाता है, यानी ज्वेल भी कहा जाता है। ग्वालियर फोर्ट का निर्माण करवाया था राजा सूरत सेन ने। राजा सूरत सेन ने इस किले का, इस फोर्ट का निर्माण करवाया था। उसके बाद इसमें आपको टोटल 5 गेट्स देखने को मिलेंगे।
टोटल आपको इस किले में 5 द्वार देखने को मिलेंगे। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रथम नेता प्रतिपक्ष कौन थे, यानी फर्स्ट अपोजिशन लीडर कौन थे लेजिस्लेटिव असेंबली, मध्य प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली में? क्या वो कैलाश नाथ काटजू थे, या फिर विश्वनाथ तामसकर थे, या फिर राजा नरेश चंद्र थे, या फिर डॉक्टर हरि सिंह गौर थे? तो मध्य प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली में फर्स्ट अपोजिशन लीडर, फर्स्ट अपोजिशन लीडर, पहला प्रथम नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में कौन थे? विश्वनाथ तामसकर। कौन थे? विश्वनाथ तामसकर। उसके बाद आगे देखें। प्रभाष जोशी अवार्ड मध्य प्रदेश के किस खेल में दिया जाता है? जो प्रभाष जोशी अवार्ड है ये एमपी के किस खेल में, किस स्पोर्ट में दिया जाता है? क्या वो मलखम्ब में दिया जाता है, या वो मुक्केबाजी में दिया जाता है, या वो क्रिकेट में दिया जाता है, या फिर हॉकी में? तो जो प्रभाष जोशी अवार्ड है ये दिया जाता है मलखम्ब में, और मलखम्ब मध्य प्रदेश का स्टेट स्पोर्ट भी है। मध्य प्रदेश का स्टेट स्पोर्ट यानी राज्य खेल भी है मलखम्ब। तो मलखम्ब में कौन सा अवार्ड दिया जाता है? प्रभाष जोशी अवार्ड दिया जाता है। इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी 2013 से। इस अवार्ड की शुरुआत कब से की गई थी? 2013 से 2013 से इसकी शुरुआत की गई थी। और उज्जैन में मलखम्ब अकेडमी भी बनाई गई है। उज्जैन में मलखम्ब अकेडमी बनाई गई है। कब? 2018 में, 2000। तो आपसे पूछ लेंगे मलखम्ब अकेडमी मध्य प्रदेश के किस जिले में है? उज्जैन में है। कब इसकी शुरुआत की गई? 2018 में। लेकिन जो प्रभाष जोशी अवार्ड है वो कब से देना चालू कर दिया था? 2013 से। और किस खेल में दिया जाता था? मलखम्ब में। और मलखम्ब हमारा राज्य खेल है, मध्य प्रदेश का राज्य खेल है। उसके बाद आगे देखें। राष्ट्रीय न्यायिक अकेडमी, नेशनल लॉ अकेडमी कहां पर है? क्या वो सागर में है, या फिर ग्वालियर में, या फिर इंदौर में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो हमारी नेशनल लॉ अकेडमी, जो हमारी नेशनल लॉ अकेडमी है वो भोपाल में है। वो कहाँ पर है? भोपाल में। यानी इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? इनमें से कोई नहीं। हमारी जो राष्ट्रीय न्यायिक अकेडमी है वो भोपाल में है, जिसे इंग्लिश में नेशनल लॉ अकेडमी भी कहते हैं। और अगर पूछ लिया जाए मध्य प्रदेश की राज्य न्यायिक अकादमी कहां पर है? राज्य न्यायिक अकादमी, तो वो है जबलपुर में। वो कहां पर है? जबलपुर में। यानी नेशनल लॉ अकेडमी भोपाल में है, और मध्य प्रदेश राज्य की न्यायिक अकेडमी यानी एमपी स्टेट लॉ अकेडमी कहां पर है? जबलपुर में। आगे देखें। मध्य प्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था का कौन सा ढांचा अपनाया गया है? जो एमपी में जो पंचायती राज सिस्टम है, पंचायती राज व्यवस्था है, उसके लिए हमने कौन सा स्ट्रक्चर को अपनाया, कौन से ढांचे को अपनाया? क्या वो 1 टायर है यानी एक स्तरीय है, या वो 4 स्तरीय है 4 टायर है, या वो आपको 3 स्तरीय 3 टायर देखने को मिलेगा, या फिर 2 टायर 2 स्तरीय? तो मध्य प्रदेश में जो पंचायती राज व्यवस्था के लिए जो ढांचा अपनाया गया है वो है त्रिस्तरीय यानी 3 टायर सिस्टम को अपनाया गया है, जिसका मतलब है कि आपको विलेज लेवल यानी ग्राम स्तर पर ग्राम सभा देखने को मिलेगी। उसके बाद आपको ब्लॉक लेवल पर, खंड स्तर पर,
ब्लॉक यानी खंड स्तर पर आपको जनपद पंचायत या फिर पंचायत समिति देखने को मिलेगी। और आपको जो तीसरा लेवल है वो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद देखने को मिलेगी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद यानी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल देखने को मिलेगी। तो यही ढांचा पंचायती राज व्यवस्था के लिए मध्य प्रदेश में अपनाया गया है। ये जो 3 टायर व्यवस्था है, ये बलवंत राय मेहता कमेटी थी 1957 में, जो समिति बनी थी उसी की सिफारिश पर ये जो व्यवस्था है वो भारत में आई थी। और मध्य प्रदेश में श्री काशी पांडे की जो कमेटी थी, हिंदी में समिति बोलेंगे, उसकी सिफारिश पर 1957 में ही मध्य प्रदेश में इस त्रिस्तरीय व्यवस्था को लेकर आए थे। और ये पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश पंचायती राज एक्ट कब पास हुआ? वो हुआ था 1962 में। जैसे ही एक्ट पास हुआ, देखिए सबसे पहले जो काशीराज पांडे की जो समिति थी, जो कि 1957 में मध्य प्रदेश में बनाई गई थी, कि मध्य प्रदेश में कौन सा, हम क्या 2 स्तरीय व्यवस्था को अपनाएं या 3 स्तरीय को। तो उस समिति ने ये रिकमेंड किया कि 3 टायर सिस्टम को, 3 स्तरीय व्यवस्था को अपनाया जाए। उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, फिर 1962 में एक एक्ट बनाया गया, उसके बाद ये व्यवस्था को लागू कर दिया गया मध्य प्रदेश में। आगे देखें। इनमें से कौन मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? बाल कृष्ण शर्मा, या फिर माखनलाल चतुर्वेदी, या फिर बाल कवि वैरागी, या फिर सुमित्रा नंदन पंत। जो बाल कृष्ण शर्मा नवीन है, उनका संबंध मध्य प्रदेश से ही है। माखनलाल चतुर्वेदी का संबंध भी मध्य प्रदेश से है। बाल कवि बैरागी का भी संबंध मध्य प्रदेश से है, लेकिन सुमित्रा नंदन पंत का संबंध एमपी से नहीं है। तो चलिए देखते हैं इन तीनों, जो ये 3 साहित्यकार हैं, ये तीनों लिटरेटर है, साहित्यकार है, इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है। तो जो बाल कृष्ण शर्मा नवीन है, उनका संबंध है मध्य प्रदेश के शाजापुर से। उनका संबंध है मध्य प्रदेश के शाजापुर से। और जो इनकी एक प्रसिद्ध रचना है वो है उर्मिला। बाल कृष्ण शर्मा नवीन की एक जो फेमस कंपोजिशन है, रचना है, वो है उर्मिला। और इनका संबंध मध्य प्रदेश के शाजापुर से है। उसके बाद है माखनलाल चतुर्वेदी। उसके बाद आपको कौन देखने को मिलेगा? माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी का संबंध मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले से देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से। इनकी भी एक फेमस रचना देख लीजिए, इनकी भी एक प्रसिद्ध कंपोजिशन, प्रसिद्ध रचना देख लीजिए, जो कि है पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा अक्सर पूछ लिया जाता है, पुष्प की अभिलाषा किसकी रचना है? तो माखनलाल चतुर्वेदी की है, जिनका संबंध मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से है। और इन्हें भारत की आत्मा भी कहा जाता है। किसे? माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए, बाल कवि बैरागी का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो बाल कवि बैरागी का संबंध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से है। किस जिले से? मंदसौर जिले से। इनकी भी एक कंपोजिशन रचना देख लीजिए, बाल कवि बैरागी जी की एक कंपोजिशन रचना देखे, जो कि है सारा देश हमारा।
तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि इनमें से किसका संबंध एमपी से नहीं है? ये सारे जो है ये सारे साहित्यकार है। ये कौन है? ये सारे साहित्यकार है, जिसमें बाल कृष्ण शर्मा नवीन का संबंध मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले से है। इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो है उर्मिला। माखनलाल चतुर्वेदी का संबंध मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले से है, जिनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो है पुष्प की अभिलाषा। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। और तीसरे बाल कवि बैरागी, इनका भी संबंध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से है, और इनकी जो प्रसिद्ध कंपोजिशन है वो है सारा देश हमारा। लेकिन जो सुमित्रा नंदन पंत है उनका संबंध एमपी से नहीं है। आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश उत्सव प्रतिवर्ष नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। जो मध्य प्रदेश उत्सव है वो प्रतिवर्ष नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन किस वर्ष से शुरू किया गया था? तो हमें ये बताना है कि इसका जो आयोजन है कब से चालू किया गया था कि मध्य प्रदेश उत्सव को दिल्ली में बनाया जाएगा। क्या वो 1976 में, 1981 में, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए 1982 होगा, 1983 में, या फिर 1987 में? तो जो मध्य प्रदेश उत्सव है वो नई दिल्ली में 1982 से प्रारंभ किया गया। कब से? 1982 से इसे स्टार्ट कर दिया गया था, इसे प्रारंभ कर दिया गया था। और ये जो है ये 1 हफ्ते तक चलता है। ये जो समारोह है 1 वीक तक, 1 हफ्ते तक चलता है। तो मध्य प्रदेश उत्सव हर साल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? न्यू दिल्ली में। कब से स्टार्ट किया गया इस समारोह को, इस सेरेमनी को? 1982 से, और 1 हफ्ते तक ये समारोह चलता है। उसके बाद देखें, मध्य प्रदेश का पहला शिल्पग्राम कहाँ स्थित है? क्या वो छतरपुर में, या फिर भोपाल में, या फिर इंदौर में, या फिर रायसेन में? मध्य प्रदेश का पहला शिल्पग्राम कहाँ पर स्थित है, हमें ये बताना है। तो मध्य प्रदेश का पहला शिल्पग्राम छतरपुर में है। छतरपुर में, छतरपुर के खजुराहो को शिल्प का तीर्थ भी कहते हैं। छतरपुर के खजुराहो को शिल्प का तीर्थ भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि खजुराहो में 950 एडी से लेकर 950 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी तक, एडी तक, चंदेल वंश के राजाओं ने, चंदेल वंश के राजा ने, चंदेल डायनेस्टी के शासकों ने यहाँ पर 85 टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट करवाए थे। 85 टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट करवाए थे, जिसमें से सिर्फ 25 ही बचे हुए हैं। इसलिए छतरपुर को शिल्प ग्राम कहते हैं, और छतरपुर में ही खजुराहो आता है, इसलिए खजुराहो को शिल्प का तीर्थ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 950 एडी से लेकर 1050 एडी तक चंदेल वंश के राजाओं ने 85 टेम्पल्स बनवाए, लेकिन मुस्लिम के आक्रमण की वजह से आज यहाँ पर सिर्फ 25 ही बचे हुए हैं। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? मध्य प्रदेश में पूछी जा रही है नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है। क्या वो 1055 किलोमीटर है, या फिर 1066 किलोमीटर है, या फिर 1077 किलोमीटर है, या फिर 1078 किलोमीटर है? तो मध्य प्रदेश में जो नर्मदा नदी की लंबाई है वो है 1077 किलोमीटर। लेकिन नर्मदा नदी की टोटल लेंथ है, कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर। जो नर्मदा रिवर की जो टोटल लेंथ है वो है 1312 किलोमीटर। अगर इसका उद्गम स्थल पूछ लिया जाए, इसका ओरिजिन पूछ लिया जाए, तो इसका ओरिजिन है अमरकंटक की पहाड़ी से। अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हुई मध्य प्रदेश के पश्चिम में आती है, एमपी के वेस्ट में आती है, और अरब के सागर, अरेबियन सी में जाके गिर जाती है। अरेबियन सी में जाकर गिर जाती है।
यानी ये मध्य प्रदेश से पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई आती है, फिर ये गुजरात में जाती है और गुजरात से ये अरब सागर में यानी अरेबियन सी में जाकर गिर जाती है। इसका ओरिजिन क्या है? इसका ओरिजिन है अमरकंटक की पहाड़ी से, अनूपपुर जिले से इसका उद्गम स्थल देखा गया है। वहां से बहती हुई मध्य प्रदेश के पश्चिम की तरफ आती है, वेस्ट में आती है और गुजरात में जैसी एंटर करती है, गुजरात में एंटर करके ये फिर अरब सागर में अरेबियन सी में गिर जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, राजा भोज का संबंध किस वंश से है? जो राजा भोज है उनका संबंध क्या गुर्जर वंश से है, क्या परमार डायनेस्टी है, या फिर होलकर डायनेस्टी है, तोमर डायनेस्टी? तो राजा भोज का संबंध परमार डायनेस्टी से। किस वंश से है? परमार वंश से। राजा भोज एक बहुत प्रतापी शासक थे, मैजेस्टिक रूलर थे। इनके ही नाम पर भोपाल पड़ा है, राजा भोज के ही नाम पर भोपाल नाम पड़ा है। इनके ही नाम पर भोपाल के पास एक गांव है, एक ग्राम है जिसका नाम है भोजपुर। भोजपुर भी इन्हीं के नाम पर पड़ा है। राजा भोज ने भोजपुर में एक बहुत प्रसिद्ध शिव मंदिर भी बनवाया है, प्रसिद्ध शिव मंदिर भी बनवाया है इन्होंने। राजा भोज ने धार को अपनी राजधानी बनाई थी, धार को अपनी कैपिटल बनाई थी और धार में इन्होंने एक संस्कृत भोजशाला और इन्होंने धार में ही एक संगीत भोजशाला को भी स्थापित किया। राजा भोज ने कम से कम 23 ग्रंथों की रचना की थी, 23 ग्रंथों की, वो भी अलग अलग फील्ड में, अलग अलग क्षेत्र में। तो ये विद्या प्रेमी शासक भी थे। तो ये कुछ जानकारी है राजा भोज के बारे में, जिनका संबंध परमार डायनेस्टी था। भोपाल का नाम राजा भोज के नाम पर ही पड़ा है। आपको भोपाल में भोजताल भी देखने को मिलेगा। जो भोजपुर है भोपाल के पास में ही है, भोजपुर भी इन्हीं के नाम पे पड़ा है। भोजपुर में एक बहुत फेमस शिव मंदिर है जिसका कंस्ट्रक्शन राजा भोज ने ही करवाया है। इनकी जो राजधानी थी वो धार थी। धार में इन्होंने एक संस्कृत भोजशाला और संगीत भोजशाला को भी स्थापित किया है। उसके बाद इन्होंने 23 ग्रंथों की रचना की है, वो भी अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग फील्ड में। आगे देखें, मध्य प्रदेश के किस नगर को मध्य प्रदेश की मुंबई की संज्ञा प्रदान की गई है? यानी एमपी का मुंबई किसको कहा जाता है? भोपाल को, राजगढ़ को, जबलपुर को या इंदौर को? तो मध्य भारत की मुंबई की संज्ञा प्रदान की गई है इंदौर जिले को। इंदौर को एमपी का मुंबई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंदेरी युद्ध, जो चंदेरी युद्ध है वो 1528 में हुआ था। मेदिनी राय को हराया था। किसने हराया था? आपको ये बताना है। क्या वो हुमायूं ने हराया था, क्या वो शाहजहां ने हराया था, क्या वो बाबर ने हराया था, या फिर अकबर ने? तो जो चंदेरी का युद्ध है ये बाबर वर्सेस मेदिनी राय, यानी बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। किसके बीच में? बाबर और मेदिनी राय के बीच में, जिसमें बाबर जीत गए थे और मेदिनी राय की हार हुई थी। चंदेरी कहाँ आता है? चंदेरी अशोकनगर में आता है। तो पूछ लिया जाएगा चंदेरी का युद्ध किसके बीच में हुआ? बाबर और मेदिनी राय के बीच में। किसकी हार हुई? मेदिनी राय की। बाबर जीत गए थे। ये युद्ध कब हुआ? 1528 में, 1528 में ये युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1528 में ये युद्ध हुआ था। अगर पूछ लिया जाए बाबर ने अपना राज्य एमपी में कहां कहां इन्होंने अपना राज्य विस्तार किया था, तो बाबर ने मध्य प्रदेश में ग्वालियर और चंदेरी में। कहां पर? ग्वालियर और चंदेरी में। तो ग्वालियर और चंदेरी में इन्होंने अपना राज्य, मध्य प्रदेश में इन्होंने अपना राज्य स्थापित किया था। उसके बाद देखें,
मध्य प्रदेश में बालाघाट का मलाज खंड क्षेत्र किस खनिज का उत्पादन करता है? जो बालाघाट में जो मलाज खंड है वो किस खनिज का, किस मिनरल का प्रोडक्शन करता है, उत्पादन करता है? क्या वो चूना पत्थर लाइमस्टोन का, क्या वो बॉक्साइट का, क्या वो मैग्नीज का, क्या वो तांबा यानी कॉपर का? तो बालाघाट का जो मलाज खंड क्षेत्र है वो जिसका उत्पादन करता है, जिस खनिज का वो प्रोडक्शन करता है वो है आपका मैग्नीज। मैग्नीज का प्रोडक्शन करता है। किसका? मैग्नीज का। ये भी पूछ ले जाएगा मलाज खंड किस जिले में आती है? बालाघाट में। मलाज खंड क्षेत्र से किस खनिज का उत्पादन किया जाता है? मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। यहाँ मलाज खंड क्षेत्र में आपको एक खदान देखने को मिलेगी जिसका नाम है भारवेली माइंस, जिसका नाम है भारवेली माइंस। भारवेली खान आपको एक देखने को मिलेगी जो कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मैग्नीज का प्रोडक्शन करती है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मैग्नीज का प्रोडक्शन करती है। और ये कहां पर है? मलाजखंड क्षेत्र में। मलाजखंड किस जिले में आता है? बालाघाट में। आगे देखें, मऊ इंदौर छावनी का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जब मऊ छावनी जो कि इंदौर में आता है, मऊ कैंटोनमेंट इंदौर डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो जब वहां पर जो ये 1857 की क्रांति की बात हो रही है, तो जब वहां पर जो 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? क्या वो सादत खां ने किया था, तात्या टोपे ने किया था, दादा भाई अंबेडकर ने किया था, या फिर मल्हारराव होलकर ने? तो विद्रोह का नेतृत्व किया था सादत खां ने। किसने किया था? सादत खां ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। कब? 1 जून 1857। 1 जून 1857 को इन्होंने जो रिवॉल्ट था, विद्रोह था, उसका नेतृत्व किया था। कहां से? मऊ छावनी से। विश्वामित्र पुरस्कार मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में दिया जाता है? हमने सबसे पहला क्वेश्चन ही देखा था कि विश्वामित्र पुरस्कार, इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1972 में। 2 लाख रुपए दिए जाते हैं इस पुरस्कार में, और ये दिया जाता है खेल में अच्छे प्रशिक्षण के लिए। जो खेल में, जो स्पोर्ट्स में अच्छे ट्रेनर्स होते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। उसके बाद आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आज की सीरीज का आपका आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। 1939 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो आपको ये बताना है जो कांग्रेस के सेशन हुआ था 1939 में, क्या वो इंदौर में हुआ था, या फिर वो भावरा अलीराजपुर में हुआ था, या फिर त्रिपुरी जबलपुर में, या फिर डबरा ग्वालियर में? तो 1939 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो हुआ था आपका त्रिपुरी जबलपुर में। 1939 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ तो कहाँ हुआ था? त्रिपुरी जबलपुर में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। लेकिन गांधी जी ने जिसको प्रपोज किया था कि अब 1939 में कांग्रेस सेशन के अध्यक्ष होने चाहिए थे, वो थे पट्टाभी सीतारामैया, लेकिन वो सुभाष चंद्र बोस से हार गए थे। तो 1939 की जो कांग्रेस सेशन थे उसके जो अध्यक्ष बने थे वो थे सुभाष चंद्र बोस। लेकिन गांधी जी को ये चीज अच्छी नहीं लगी, तो सुभाष चंद्र बोस ने बहुत जल्दी ही ये जो चेयरमैनशिप है इसे छोड़ दी थी, और उन्होंने एक 1939 में ही एक गुट बना लिया था, ब्लॉग बना लिया था जिसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉग। तो आप बताइएगा आपको ये सीरीज कैसी लगी, और आप लोग प्लीज कमेंट्स में बताइए कि आप लोग कितना स्कोर कर रहे हैं इन क्वेश्चंस में। चलिए, धन्यवाद।